नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 9th की अध्याय 1 से अध्याय 7 तक के जो भी मुख्य मुख्य पॉइंट है उनके बारे में आपको बताऊंगी, जिससे कि आप काफ़ी हद तक इन क्वेश्चनों को जो अध्याय 1 से अध्याय 7 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले अपने जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है संख्या पद्धति, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो एक्सरसाइज अध्याय 1 है आपकी, उसके बारे में अपने बात करते हैं कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं ए और बी के संबंध में निम्नलिखित सरल समीकरणें लागू होती हैं। मतलब कि यदि कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं ए और बी, तो उन पर अनेक प्रकार की सरल समीकरणें लागू होती हैं कि यदि आपको किसी क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि अंडर रूट ए बी तो बराबर किसके होता है, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी के बराबर होता है। वैसे ही यदि बटे में दिया हुआ हो तो भी हम उसको अलग अलग उसको अलग अलग रूप में अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद में यदि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ब्रैकेट अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी दिया हुआ हो तो उसको हम ए माइनस बी मतलब कि उसको बाहर निकाल कर ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी, तो वही सूत्र तो वही लगेगा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, कई 6 क्लास से ही लगभग आ जाता है सर्वसमीका कि ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो यहाँ भी लगभग वही है, जैसे कि ए की जगह ए दिया हुआ है और बी की जगह अंडर रूट बी, तो ए की स्क्वायर करोगे फिर माइनस बी की स्क्वायर, तो यहाँ बी का मान क्या है अंडर रूट बी, तो अंडर रूट बी की स्क्वायर करोगे तो वो बी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी की स्क्वायर, तो वही ए प्लस बी की स्क्वायर का सूत्र ए की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर है, तो अंडर रूट ए की जब स्क्वायर करोगे तो ए ही आएगा और अंडर रूट बी की स्क्वायर करोगे तो बी आएगा, फिर 2 इंटू ए बी। जैसे आपने पहले ही क्वेश्चन शायद आपको याद हो तो आप लोगों ने 3 सरल समीकरणें हमेशा याद करी होती है। कौन सी? एक तो होती है ए प्लस बी की स्क्वायर, ठीक है, और एक होती है ए माइनस बी की स्क्वायर, और थर्ड होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो जो ये होती है इसका तो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, और जो ये होती है इसका होता है ए की स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी की स्क्वायर, और ये है ए की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर निशान चेंज होता है, यदि माइनस का है तो यहाँ माइनस का आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस का। बस इन्हीं 3 सरल समीकरणों को यहाँ पर यूज़ किया गया है। बस यहाँ पर ए की जगह अंडर रूट ए दे दिया गया है और बी की जगह अंडर रूट बी दे दिया गया है। बस आप एक बात ध्यान देंगे कि जब किसी अंडर रूट वाली संख्याओं को, सेम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो वह अंडर रूट से बाहर आ जाती है। मतलब कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए आपस में मल्टीप्लाई होकर ए में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रथम जो अध्याय है उसमें मुख्यतः इन सरल समीकरणों का प्रयोग किया गया। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, मतलब कि यहाँ कौन सा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो ए क्या है अंडर रूट 2, ठीक है, तो अंडर रूट 2 की स्क्वायर मतलब कि 2 और अंडर रूट 3 की स्क्वायर मतलब 3, तो 2 में से 3 गया तो आंसर कितना आ गया माइनस का 1। इस तरीके से इन सरल समीकरणों का प्रयोग करके हम इन तरीके के क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आपको कोई परिमेय संख्या दी होगी, परिमेय संख्या कौन सी, बटे वाली संख्या, भिन्न वाली संख्या आपको दी होगी। उस भिन्न वाली संख्या में जो हर होगा, मतलब जो ऊपर तो होता है अंश और नीचे क्या होता है हर, उस हर का परमेयीकरण करना होगा। तो वो आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि जब कोई परिमेय संख्या या भिन्न वाली संख्या दी हुई हो और उसके हर का परमेयीकरण करने का बोल दिया जाए तो हम क्या करेंगे, जो हर में जो हमको संख्या दी होगी, हर में जो हमको संख्या दी होगी उस संख्या से वापिस जो ये संख्या होगी इसको वापस गुणा किया जाएगा, सिर्फ निशान चेंज कर दिया जाएगा। कैसे, आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि एक एग्जांपल है 1 बटे अंडर रूट 2 प्लस में 3। अब इसका अपनों को बोल दिया कि हर का परमेयीकरण कीजिए, हर का परमेयीकरण कीजिए। तो कैसे करेंगे, जो ये नीचे है संख्या तो इसको वापस ऊपर गुणा करेंगे इंटू अंडर रूट 2 माइनस 3
और अंडर रूट 2 -3, मतलब कि ये जो नीचे आपका हर दिया हुआ है इसी हर से वापस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन निशान चेंज हुई, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस से गुणा करेंगे। ठीक है, अब ऊपर एक को जब इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 -3, और नीचे जब ये इससे गुणा होगा क्या होगा, अंडर रूट 2 +3 और अंडर रूट 2 -3। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, है ना, तो ऊपर तो वही आएगा अंडर रूट 2 -3 और a की स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट 2 की स्क्वायर -3 की स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट 2 की स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट 2 की स्क्वायर 2 और 3 की स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 -3/7, लेकिन निशान क्या आ जाएगा, माइनस का, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। इस तरीके से अपने हर का परिमेयीकरण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और भी इसी तरीके से दिया हुआ है, इसको भी सोल्व किया हुआ है। ठीक है, सॉरी ये तो आपको पहले का कि अब ये आपको बता दिया गया। तो सबसे बार बार ये क्वेश्चन तो आपका हर बार पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को तो आप इस तरीके के जितने भी आपके बुक के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हल जरूर करके देखें। उसमें क्या है, सीधा सीधा आपको इस तरीके की कोई परिमेय संख्या दी होगी अंडर रूट वाली, और उसमें आपको परिमेयीकरण करने का बोल दिया जाएगा कि जो अंडर रूट वाली संख्याएं हैं उनको आपको अंडर रूट से बाहर निकाल कर, मतलब उसको सोल्व करके बताना होगा। अब उसके बाद में परिमेय और अपरिमेय संख्या, इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो हमको पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होती कौन सी है। तो जो परिमेय संख्या होती है वो तो होती है शांत और अशांत दशमलव प्रसार वाली। जैसे अपने दशमलव प्रसार करते हैं जब हम किसी वो जब हम किसी भाजक में जब हमारे पास शेषफल क्या आ जाता है, जब हमारे पास जो शेषफल शांत प्रकार का हो तो, या फिर अशांत, तो वो होती है परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन अशांत तो हो लेकिन अनावर्ती हो, मतलब उसकी आवर्ती ना हो। जब हमारे पास शेषफल, जब हम शेषफल निकालते हैं तो हमारे पास जो भागफल आता है, जो हमारे पास भागफल आता है, यदि वो अशांत हो, मतलब शांत ना हो, लगातार बढ़ता जाए, लेकिन उसके साथ साथ वो अनावर्ती हो, तो वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब कई बार हमसे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के एग्जाम्पल भी में क्वेश्चन आ जाता है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनमें कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए यह परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखना कि जो मोस्टली जो अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अंडर रूट 2, लेकिन अंडर रूट 4 क्या है, अंडर रूट 4, अब अंडर रूट 4 को आप बाहर निकाल सकते हैं तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है क्योंकि 2 को हम 2/1 परिमेय रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या वही होती है ना जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ये वो होती है जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये और पाई हो गया। ठीक है, 0.101101 मतलब अनावर्ती ना हो रही है, तो ये भी सारी क्या है, अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, और एक हाँ यह ध्यान रखना कि यदि पाई दिया हुआ है वो तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 दिया हुआ है तो वह परिमेय संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन इससे ज़्यादा इन पर बनते हैं, कैसे कि माना यदि कोई वास्तविक संख्या है जो कि 0 से बड़ी है, मतलब कि 0 नहीं है, और p व q कोई परिमेय संख्या है, तो हमसे इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि कोई वास्तविक संख्या की घात p और कोई वास्तविक संख्या की घात q हो तो, और बीच में डॉट का निशान, डॉट मतलब इनटू का निशान, तो हम इनको हल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इनकी घातें, जैसे यदि आधार समान हैं तो इनकी जो ऊपर वाली घातें हैं वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, यदि a की पावर p की पावर q हो तो ये क्या है, आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। यदि ये बटे में हो तो जो घातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, माइनस में। गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं, बटे में हो तो घातें माइनस हो जाती है। लेकिन यदि घात की घात हो तो ये आपस में गुणा हो जाती हैं। और यदि क्या है, आधार अलग अलग है, देखो यहाँ तो लिखा हुआ है a की पावर p और b की पावर p, मतलब कि आधार अलग अलग है लेकिन घातें एक हैं, घातें समान हैं, तो उन आधार का आपस में गुणा हो जाता है और घात आ गई p। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपसे जरूर ही पूछे जाएंगे। जैसे कि मान लो ऐसे दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि 2 की पावर 11/2 की पावर 9। ठीक है, तो ये क्या है,
2 की पावर 9। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब इसको क्या करोगे, देखो ये बटे में है तो ये क्या हो जाएगा, घात तो माइनस में हो जाएंगे, तो 11 में से 9 गए तो 2 की पावर 2, तो बराबर में क्या आ गया 4 आंसर। ये मैंने इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको करवाया। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर करें आप। फिर उसके बाद में आता है कि अध्याय नंबर 2 बहुपद। तो सबसे पहले कि आपको बहुपद पता होना चाहिए। बहुपद क्या होता है, जैसे कि मुख्यतः क्या है, द्विघात बहुपद ही आपकी जो क्लास 9th है उसमें द्विघात बहुपद की ही मुख्यतः बात करी गई है कि ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, द्विघात मतलब जिसकी 2 घात हो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर x की मैक्सिमम घात कितनी है, यहाँ तो 2 है और यहाँ 1 है। जो मैक्सिमम घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है, और घात को हमेशा घटते क्रम में लिखा जाता है। देखो हमेशा जब भी कोई आप बहुपद लिखोगे तो सबसे पहले जैसे यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x की घात क्या है 0। ठीक है, तो मतलब घात को घटते क्रम में लिखा जा रहा है ना, तो घात को हमेशा घटते क्रम में ही लिखा जाता है। अब एक पद वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, एक पदी, जिसमें क्या हो, एक पद हो। जैसे कि 4x, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 4x, इसमें क्या पद एक ही है। फिर ये 2 पद मतलब 1 और 2, यदि 2 पद हैं 1 और 2 पद हैं तो इसको क्या बोलते हैं, द्विपदीय। 3 पद 3x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अगर 3 पद हैं तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिपदीय। फिर है एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। इसमें देखो x की घात कितनी है, 1। यदि एक घात है, यदि घात 1 है तो उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। 2 घात वाले बहुपद मतलब घात की क्या हो, 2 हो, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, लेकिन जो मैक्सिमम घात कितनी है, 2। जो मैक्सिमम घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर घात कितनी हुई, 2, तो इसको बोलते हैं द्विघात। अब ऐसे ही त्रिघातीय मतलब कि x की 3 प्लस में एक्स की स्क्वायर प्लस में कुछ भी हो, लेकिन मैक्सिमम घात यदि 3 है तो उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद में इस एक्सरसाइज में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो है ये कि वास्तविक संख्या a और बहुपद px का एक शून्यक कि शून्यक निकालना है। तो क्या है, जो आपको बहुपद दिया होगा उसको 0 के बराबर रख देंगे। जिस बहुपद को जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो जो x की वैल्यूज़ आएंगी, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया 2x प्लस 5 का शून्य ज्ञात कीजिए, तो जो x की वैल्यू आएंगी वही उस बहुपद के क्या होंगे, शून्य कहलाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में ये कुछ सरल समीकरण हैं जो कि आपको पढ़नी ही चाहिए। अब ये देखो इस तरीके की सरल समीकरण कौन कौन सी हैं। इसमें सरल समीकरण है x प्लस वाई की स्क्वायर बराबर में क्या होता है, x की स्क्वायर प्लस 2xy, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही करवाई है। ठीक है, ये मुख्य तो 3 आपको आनी ही चाहिए कि x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy, यदि माइनस है तो यह माइनस आएगा। ये वही है, x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दीजिए। ठीक है, ये है आपकी द्विघात बहुपद बनाने वाली द्विघात जो समीकरण बनती है उसके लिए कि x प्लस ए और x प्लस बी किसके बराबर होता है, x की स्क्वायर प्लस जो आपके शून्यक है उनको क्या योग जोड़ दिया जाता है, a प्लस बी ब्रैकेट बंद x प्लस ए बी। उसके बाद में इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है x प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर किसके बराबर होता है, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, और x प्लस वाई की क्यूब किसके बराबर होता है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। यदि माइनस है तो यह माइनस आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में इस पे क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz बराबर किसके होता है, ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कन्फ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसान है। एक बार तो इन सभी को जोड़ दीजिए, फिर क्या करना है स्क्वायर, फिर स्क्वायर करने के बाद में माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इस तरीके से हमको कुछ दिया होगा और हमको बोल दिया जाएगा कि यदि इनका मान 0 है कि इसका मान क्या है 0, तो
बताना क्या होता है हमको, तो अगर इसका मान जीरो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो जो ये मान है इसमें पूछ लिया जाएगा, तो आप ज्ञात कीजिए 3 x y z का मान। तो आपको एक्स वाई और जेड के जो मान होंगे उनकी क्यूब करके उनको जोड़ना होगा, तो आपका ये आंसर निकल जाएगा। मतलब यदि ये जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 3 x y z के। ये आपके अध्याय नंबर जो 2 है ये आपका हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब उसके बाद में आता है अध्याय नंबर 3। तो ये जो अध्याय नंबर 3 है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें क्या है, बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमको पता होने चाहिए। इसमें कि जैसे कि मान लो कि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 और 5, तो हमसे पूछ लिया जाता है इसमें भुज बताइए। तो जो ये पहला जो x की वैल्यू है इसको तो बोलते हैं भुज, और जो ये y की वैल्यू है ये क्या होती है? कोटि। याद रखिएगा, जो x की वैल्यू होती है भुज और y की मान क्या होता है? कोटि। और x को हमेशा पहले लिखा जाता है और y को हमेशा बाद में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये आते हैं कार्तीय तल, चतुर्थांश और मूल बिंदु। अब कार्तीय तल मतलब इस तरीके का जो तल होता है वो होता है कार्तीय तल, जैसे कि अपने ग्राफ के अंदर बनाते ही रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या, ये तो होता है x अक्ष और इधर होता है माइनस एक्स अक्ष। ठीक है, ये होता है वाई अक्ष और ये होता है माइनस वाई अक्ष। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन जरूर ही आता है, तो उसमें ये लिखना जरूरी ही होते हैं। ठीक है, अब जैसे वैल्यू होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और इधर होती है माइनस की, वैसे ही इधर तो होता है प्लस और इधर क्या होता है? माइनस। इसको कितना भी लंबा आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में चतुर्थांश, तो ये तो होता है प्रथम, ठीक है, और ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय और ये होता है चतुर्थ। ओके, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। और मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या होता है? जो ये पॉइंट है जिस पर एक्स और वाई आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, और इसके निर्देशांक आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं? 0 0। मतलब कि इस मूल बिंदु पर एक्स और वाई दोनों के मान क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक है, हमारे अध्याय 3 में मुख्यतः यही है। उसके बाद में आता है अध्याय नंबर 4। तो अध्याय नंबर जो 4 है इसके अंदर मुख्यतः क्या है? जो अध्याय नंबर 4 कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। 2 चर जिसके अंदर चर कितने हों? 2, जैसे कि एक्स और वाई। यहाँ पर चर कितने हैं? 2 हैं, एक्स और वाई। जब दो चर वाली यदि कोई समीकरण है यदि के रूप में समीकरण को, जहाँ ए और बी और सी वास्तविक संख्याएं, जिसमें ए बी सी तो वास्तविक संख्याएं हैं और ए और बी दोनों शून्य नहीं है, ए और बी का मान कभी भी शून्य यदि नहीं है तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। यदि ए बी सी 3 वास्तविक संख्याएं हैं जिसमें ए बी का मान 0 नहीं है, यहाँ पर एक्स और वाई 2 क्या है? चर हैं, तो इस तरीके के जो समीकरण जो रूप है उसको क्या बोलते हैं? 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब कि इनमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि इस तरीके की जो एक्सरसाइज है इसमें हम क्या करते हैं, हमको एक समीकरण दे दी जाती है, जैसे कि लिखा दिया 2x प्लस वाई बराबर में 4, तो हम x की वैल्यू रखते जाते हैं, y की वैल्यू आती जाती है। जैसे 0 रखते हैं तो y की कुछ आएगी 2, जैसे कि 2x प्लस वाई बराबर में 4। यदि आप रखते हो x बराबर में 0 तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर में 4, तो y का मान कितना आ जाएगा? 4। इस तरीके से x की वैल्यू रखते जाओ y की वैल्यू निकलती जाएगी, या y की रखते जाओ x की वैल्यू निकलती जाएगी। मतलब कि अनेक हल हम निकाल सकते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। कि मतलब कि जब हम इसका आलेख बनाते हैं, क्या बनाते हैं? आलेख। तो इसमें जिस जिस पॉइंट पर हम ये इसका जो ये आलेख खींचते हैं जब हम,
तो क्या होता है कि ये इसके जो प्रत्येक बिंदु होते हैं, जो प्रत्येक बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, एक रेखिक समीकरण का कोई ना कोई हल होता है। साथ ही रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल रेखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। कहने का मतलब कि ये जो रेखिक जो समीकरण दी होती है इसका जो प्रत्येक हल होता है वो क्या होता है, जो इस आलेख के जो प्रत्येक ये बिंदु होते हैं वही उनके क्या होते हैं, हल होते हैं। ये हमारे अध्याय 4 में मुख्य बात है कि जो दो चर वाले रेखिक समीकरण होते हैं इनके अनेक हल होते हैं। इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर आती है 5। ठीक है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अब यूक्लिड की जो ज्यामिति परिचय है उसमें मुख्यतः अभिकृति और अवधारणाएं भी होती हैं। ठीक है, जो कि इसमें आपको ये मालूम करना है कि ये क्या होता है, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि अभिधारणाएं क्या हैं और मुख्यतः और अभिकृतियाँ क्या हैं। ठीक है, तो ये अभिकृतियाँ और अवधारणाएं ये काल्पनिक होती हैं जो स्वतः सर्वव्यापी सत्य होती है। कहने का मतलब ये सत्य होती है, इनको सिद्ध नहीं कर सकते, मतलब ये लेकिन जो प्रमेय होती है, प्रमेय को हम क्या करते हैं, कोई ना कोई परिभाषाएं या फिर जो पहले से सिद्ध की होती हैं अभिकृतियाँ होती हैं या पहले से जो सिद्ध किए हुए कथन होते हैं उनके द्वारा प्रमेय को तो सिद्ध किया जाता है, लेकिन ये क्या है, पहले से ही सिद्ध होती हैं, इनको सिद्ध नहीं किया जाता है। अब यूक्लिड की जो कुछ अभिकृतियाँ कौन कौन सी हैं, मुख्यतः क्या है कि जो पहली वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। वह वस्तु जो एक दूसरे के बराबर हो वो क्या होती हैं, वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के, मान लो कि कोई एक वस्तु है जो दूसरी किसी वस्तु के बराबर है तो वह एक दूसरे के भी क्या होंगी, बराबर। वे वस्तुएं, मान लो कि कोई दो वस्तुएं, ठीक है, वो ये दोनों वस्तुएं किसी कोई एक वस्तु के क्या है, इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगी, बराबर। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यदि बराबरों को बराबरों में घटाया जाए तो उनका जो शेषफल होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। नॉर्मल सी बात है ना। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं, जो दो वस्तुएं अगर आपस में संपाती हैं तो वे एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है, मतलब पूर्ण होगा तो अपने भाग से बड़ा ही होगा ना। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, मतलब कि कोई एक वस्तु है उसका दुगना, एक ही वस्तुओं के दुगने, मतलब कि कोई यहाँ पर कोई दो वस्तु हैं, जैसे आप चीनी या फिर नमक ले लो। ठीक है, अब इन दोनों वस्तुओं का जो दो गुना, एक ही वस्तुओं के दो गुने, और मतलब कि यदि इन दोनों का दो गुना कोई तीसरी कोई वस्तु है, ठीक है, उसके दुगने, मतलब कि यदि ये दोनों इसके दुगने के बराबर हैं, इसके दुगने के बराबर है तो ये आपस में भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एक ही वस्तु के जो आधे, अगर इन दोनों का जो आधा है वो क्या होते हैं, इन दोनों एक ही वस्तुओं के जो आधे होते हैं वो भी क्या होते हैं, परस्पर एक ही वस्तु वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद में इसकी जो अभिधारणा ये पूछी जाती है कई बार। ठीक है, तो अभिधारणाएं कौन कौन सी है, अभिधारणाएं कि एक ही बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक ही बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यह तो हो गई हमारी प्रथम अभिधारणा। ठीक है, और एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। कोई एक शांत रेखा है, इसको अनिश्चित रूप से कितना भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मतलब कोई पॉइंट है, इसको केंद्र मान लिया और त्रिज्या मान लिया तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। हमको पता है कि सभी जो समकोण मतलब 90 डिग्री के होते हैं तो वो सारे के सारे एक दूसरे के बराबर ही होंगे। ये चारों अभिधारणाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद में आती है हमारी पांचवी अभिधारणा। ठीक है, तो ये जो पांचवी अभिधारणा वो क्या है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, ठीक है, अपने एक ही और दो अंत्य कोण इस प्रकार बनाए, अपने एक ही ओर मतलब इधर या फिर इधर, एक ही और दो अंत्य कोण मतलब जो अंदर वाले कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का जो योग है वो दो समकोण से कम हो। मतलब हमको साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री से कम है। इन दोनों कोणों का योग दो समकोण मतलब कि 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो वह दोनों सीधी रेखाएं, तो ये दोनों जो सीधी रेखाएं हैं इनको यदि अनिश्चित रूप से ऐसे बढ़ाया जाए तो ये क्या करती हैं,
बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है, इसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग, जिस ओर ये वाला योग दो समकोणों से क्या हो, कम हो। ठीक है, कहने का मतलब कि यदि कोई दो रेखाएं हैं, यदि कोई दो रेखाएं हैं और उसके ऊपर एक तीसरी रेखा इस प्रकार से है कि इनके एक तरफ बनने वाले जो अंत्य कोणों का योग यदि 180 डिग्री से क्या है, कम है, या दो समकोण से कम है, तो उसी ओर मिलेगी जिस ओर इसका ये वाला मान क्या हो, दो समकोणों से क्या हो, कम हो। ठीक है, उसके बाद में आता है अध्याय नंबर 6, रेखाएं व कोण। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो। हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो भी इस को देख रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि इसके संबंध में जो भी आपको देखने को मिलेगा, जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो वो आपके पास पहले से ही आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन, यदि कोई एक रेखा है, ठीक है, इस पर एक कोई किरण खड़ी है तो इसके ये जो दोनों कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यदि कोई एक रेखा पर, जैसे कि मान लो अगर ये 70 है तो ये क्या हो जाएगा, 110, दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। वैसे यदि दो आसन्न कोणों का योग, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है तो उसकी उभयनिष्ठ जो भुजा है वो क्या करती है, एक रेखा बनाती है और इन गुणों को मिलाकर इनको ही क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म की अभिव्यक्ति यहाँ कहते हैं। और यदि दो सरल रेखाएं परस्पर आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करें, यदि दो रेखाएं आपस में क्या करें, प्रतिच्छेद करें, मतलब एक दूसरे को काटें, तो शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब कि यदि कोई दो रेखाएं आपस में काटें तो उनके यहाँ वाले कोण क्या होते हैं, ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, और वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, वे रेखाएं मतलब कोई रेखाएं हैं, ठीक है, वो एक रेखा के समांतर हैं तो वो परस्पर, यदि कोई दो रेखाएं हैं, ठीक है, और ये तीसरी रेखा के क्या है, ये दो रेखाएं तीसरी रेखा के क्या है, समांतर, वे रेखाएं जो एक रेखा की क्या हो, समांतर, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगी, परस्पर समांतर होती हैं। अभी तक अपने अध्याय 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको कि अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लें तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो। उसके बाद में आता है हमारा अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 में क्या, मुख्यतः पहले तो हमको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, काफ़ी प्रकार का होता है, लेकिन इसमें अपने को 3 त्रिभुजों के बारे में बताया गया है, समबाहु, समद्विबाहु और समकोण। समबाहु वो होता है जिसके कि सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, मतलब यदि ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी और ये भी, तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो √3/4 भुजा की स्क्वायर, इस सूत्र के द्वारा इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके बाद में आता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु का मतलब, समद्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी ये वाली और ये वाली, यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और इसको हम 2 सेंटीमीटर मान सकते हैं। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं बराबर हों और उनकी भुजाओं के सम्मुख कोण भी, मतलब ये जो दोनों भुजाएं हैं इसके सम्मुख ये और इस सम्मुख के ये, तो इन भुजाओं के जो सम्मुख कोण भी वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। और इस तरीके के त्रिभुज का निकालने के लिए हम क्या, पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं। पाइथागोरस मतलब कि कर्ण, आधार और लंब, यदि हमको इन दोनों के मान दिए हो तो कर्ण निकालना हो तो भी हम इस सूत्र का यूज करेंगे, यदि लंब निकालना हो तो भी, और आधार मतलब कि यदि कोई भी 2 का मान दिया हुआ हो लंब, आधार या कर्ण में से, तो हम तीसरे की वैल्यू निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। उसके बाद में हमारा ये हो गया हमारे पास अध्याय नंबर 7। उसके बाद में अध्याय नंबर 7 में मुख्यतः क्वेश्चन किस पर बनता है, क्वेश्चन बनता है सर्वांग समता पर,
क्वेश्चन किस पर बनता है, सर्वांग समता पर। हमारे को क्या सर्वांग समता सिद्ध करनी होती है। अब सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमको कुछ संगतता होनी चाहिए। क्या संगतता होनी चाहिए कि यदि कोई दो त्रिभुज हैं, यदि कोई दो त्रिभुज हैं तो उनमें क्या क्या संगतता हो जिससे कि हम सर्वांग समता नियम लगा सके। एक तो क्या, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो। ठीक है, दो भुजाएं मतलब कि यदि कोई दो त्रिभुज हैं, ठीक है, यदि दो त्रिभुजों की, जैसे मान लो एक ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, और इस त्रिभुज की कोई ये वाली या ये वाली, कोई भी दो भुजाएं यदि बराबर हो और उनके बीच का यदि कोण बराबर हो, तो हम लगाएंगे कौन सी, SAS, मतलब साइड एंगल साइड, मतलब कि दो भुजाएं और इनके बीच का यदि कोण हो तो उसमें कौन सा नियम लगता है, सर्वांग समता नियम। अब जैसे यहाँ पर अपनों ने दो त्रिभुज भी दिए हुए हैं, तो ये जैसे A किसके है संगत, P के, तो B किसके हैं, Q के, और C किसके हैं, R के। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ABC, मतलब कि ABC ये है सर्वांग सम किसके, A किसके, P और Q और R, मतलब ABCPQR के क्या है, सर्वांग सम। ये होता है सर्वांग सम का साइन। अब सर्वांग, अगर कई बार हमसे इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि हमको सिद्ध करना होता है कि ABC कोई दो त्रिभुज हैं, ये आपस में क्या है, सर्वांग सम। सर्वांग सम तभी सिद्ध कर पाएंगे यदि हमारे पास इन पांचों कसौटियों में से कोई एक कसौटी अगर हमारी उसमें लग रही है तो वो सर्वांग सम सिद्ध होंगे। यदि वो सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुजों की जो संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक है, यदि दो भुजाएं व उनके बीच का कोण, यदि कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण यदि बराबर हो तो कौन सा नियम लगेगा, SAS। यदि दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर हो तो ASA। यदि दो कोण और एक भुजा बराबर हो, मतलब कि ये और ये दो कोण बराबर हों और एक भुजा बराबर हो तो क्या लगेंगे, AAS, सर्वांग समता का नियम। ये तीन नियम हमारे हो चुके हैं। उसके बाद में ये त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, ये हमने बोला। अब ये भी पढ़ के गए हैं कि यदि त्रिभुज की भुजाएं यदि बराबर हों तो उनके जो सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और समबाहु त्रिभुज में ये भी हमको पता है प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। नंबर चौथा क्या था कि तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर। यदि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, जैसे ये दो है, ये भी दो हो, ये चार हो, ये भी चार हो, और ये 5 सेंटीमीटर, ये मतलब तीनों भुजाएं यदि दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो कौन सा नियम लगेगा, SSS, सर्वांग समता का नियम। ठीक है, और यदि किसी एक त्रिभुज में, यदि कोई दो समकोण त्रिभुज में, यदि कोई दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, एक त्रिभुज का ये वाला कर्ण और एक भुजा, कोई भी एक भुजा, जैसे मान लो ये वाली भुजा, मान लो ये नीचे वाली एक भुजा, और दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा, एक त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की कर्ण और भुजा के बराबर हो तो उन दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम। ठीक है, क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। इसमें मुख्यतः क्या होता है, एक तो 90 डिग्री का कोण जरूर होना चाहिए और एक कर्ण बराबर होना चाहिए और एक भुजा। ठीक है, तो ये इसमें भी कौन सा लग जाएगा, RHS, सर्वांग समता का नियम। इन पांचों सर्वांग समता के नियम में से यदि एक भी सर्वांग समता का नियम लग रहा है तो हम कहेंगे कि वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। और सर्वांग सम सिद्ध होने के पश्चात क्या होता है कि दोनों त्रिभुजों के जो भी कोण होते हैं, जो भी भुजाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ओके, अब जिसने भी इस वीडियो को देखा हो अच्छे से तो उसके लिए धन्यवाद। और आप इसके बाद में जो एक दूसरी वीडियो में और अपलोड करूंगी जो कि अध्याय 9 से लेके जो भी आपका लास्ट अध्याय है वहाँ तक होगी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है कि इसको देखने के बाद आपको अध्याय 1 से लेके अध्याय 7 तक काफ़ी ऐसे पॉइंट समझ आ गए होंगे और इस पर आपको काफ़ी तरीके के क्वेश्चन हैं वो उसको हल करने में बहुत ही आसानी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।